शाम हो गई है, शाम से रात हो गई है, और रात के साथ साथ जो हमारा संवाद भी है वो भी एक अलग ऊंचाई पर जा रहा है। आलोक जी हमारे बीच अब मौजूद हैं। वैसे तो आलोक जी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे परिचय हो सकते हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के करीब है मैं तो उस पर बात करूँगी। और मुझे लगता है यही जब हम किसी क्रिएटर्स मंच पर बैठे हों तो वहाँ पर मौलिक विचार की बात सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो मैं जब भी आलोक जी को देखती हूँ, इनके बारे में पढ़ती हूँ, इनकी नई रचनाएं जो आ रही हैं, नए प्रयोग जो हो रहे हैं, मुझे हमेशा ही लगता है एक इंसान जो हमारे बीच में से निकला, अपने आज़ाद ख्यालों को लेकर, अपने संघर्षों से पार पाकर जिद नहीं छोड़ी और उसके बावजूद भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपना एक नया आकाश रचा जिसमें आज भी आलोक उड़ान भर रहे हैं। और इसीलिए बड़ी खुशी होती है कि हम पत्रकारों के बीच से एक जर्नलिस्ट निकला जिसने साहित्य की दुनिया में अपना डंका बजाया, अपना नाम अंकित किया। तो आलोक जी, आज सिर्फ एक पुराने साथी के रूप में आपसे बात नहीं करूंगी, बल्कि पुराना साथी जो साहित्य की दुनिया में आज नाम रोशन कर रहा है उससे भी बात करूंगी। आपसे जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं आपकी कुछ पुरानी रचनाओं का भी जब जिक्र कर रही थी, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमसे पहले अभी मंच पर जितने भी बाकी कलाकार आए, बाकी हस्तियाँ आई, उन्होंने जब अपनी रचनाओं का जिक्र किया, यूं तो आप अभी आगे भी बहुत कुछ लिखेंगे, लेकिन मैं बार बार शिव तांडव स्तोत्र पर अटक जाती हूँ। अब इसे आप बाबा के लिए मेरा प्रेम कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए, उनके लिए समर्पण कह लीजिए, लेकिन मैं उस पर अटक जाती हूँ क्योंकि संस्कृत में जब वो रचा गया उसकी अपनी खूबसूरती है, पर जब हिंदी अनुवाद उसका आया और जिस तरह से उसने मासेस को प्रभावित किया, सबके फ़ोन लिस्ट में है, डायरीज पे लिखा हुआ है, एक लेखक के तौर पर, या जब आपने उसको तैयार किया, उस पर पूरी तैयारी की, उस पर काम करना शुरू किया, आशुतोष जी के साथ में जब आप लोग बैठे, तो क्या उस समय लगा था कि ये इस तरह से लोगों के पास पहुंचेगा, घर घर तक पहुंचेगा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और एनडीटीवी का शुक्रिया, और जो आपने अपने सवाल के पहले हिस्से में बात कही थी संघर्ष की, तो करीब 20-25 बरस पहले जगजीत जी ने एक गज़ल मेरी रिकॉर्ड की थी, जगजीत सिंह जी ने। उसका एक पहला शेर है जो हम लोग अक्सर न्यूज़ रूम में पढ़ा करते थे, इरशाद कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके संघर्ष की कहानियां तभी सुनते हैं जब आप अपने संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। सोना बनकर जब निकलते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी कोई नहीं सुनता। तो आज मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि कल तक जिनके लिए न्यूज़ लिखा करता था, आज उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार ये क्लैपिंग की हकदार हैं, मेरी पुरानी दोस्त हैं। ये सब प्रोड्यूसर्स जो है ना, ये एंकर से जलते हैं। ये अंदर की बात बता रही हूँ आपके, सब प्रोड्यूसर्स जलते हैं ये। हाँ, तो नहीं, हम तो इतने जले कि कुंदन हो गए, सोना हो गए। तो अच्छा है, ये जलन भी बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब आपने जो दूसरी बात कही, शिव तांडव स्तोत्रम, दरअसल मैं हर मंच पे, और शायद पिछली दफ़ा भी आपके मंच पर भी मैंने कहा कि कोविड का वो दौर था और उस वक्त हम लोग सब घरों में कैद थे। तो अचानक मेरे बड़े भाई और देश के ख्यातनाम अभिनेता, हमारे बड़े साहित्यकार आशुतोष राणा जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्रम का हिंदी भावानुवाद करो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ये इतना कठिन है, इसको समझना, पहले तो संस्कृत में ही समझना इतना कठिन है और फिर उसको समझ के और हिंदी में रूपांतरित करना। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम कर लोगे। और उस वक्त एक पोएम वायरल हुई थी, जो दिख रहा है सामने। मैं एक बात बता दूं, मुझे थोड़ी स्वेटिंग ज़्यादा आती है संतोष भाई। तो एक बार अभी इन्होंने पूछा भी था लास्ट टाइम कि आलोक जी आपको इतनी स्वेटिंग क्यों आती है, तो मैंने इन्हें जवाब दिया था कि देखिए, मैं एक इंडियन राइटर हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पसीने की कमाई खाता हूँ। तो बड़ा
बड़ा अच्छा हुआ, और देवादिदेव महादेव की वो स्तुति है। तो वो भाषा की कठिनाई के कारण लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। उनका, आशुतोष जी का ये आदेश था। फिर मुझे ये लगा अचानक से कि भगवान श्री आशुतोष का कार्य है, मेरे आराध्य का कार्य है, और आशुतोष स्वयं निमित्त बन रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर मंच से कि आशुतोष का कार्य था, आशुतोष निमित्त बने, तो शिव तांडव स्तोत्रम जो है वो हिंदी में आलोकित हो गया। यही उसकी। और जब आप शिव कार्य करने निकलते हैं तो शिव का जो सच्चा अर्थ है वो है सत्य। तो जब आप सत्य कार्य करने निकलते हैं तो उस कार्य की जो मुश्किलें हैं वो शिव स्वयं हर लेते हैं। तो वो काम ऐसा हुआ कि बस एक रात संकल्प लिया कि वो करना है, और पहले 3 श्लोक हुए, और जैसे ही वो आज का साहित्य जहाँ पढ़ा जाता है, सोशल मीडिया, हमारे ज़माने का नहीं, आज का साहित्य जहाँ पढ़ा जाता है, तो जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आए तो देखते ही देखते वायरल हो गए। और जो आपने कहा कि बिल्कुल सारी रील्स में और ऑडियो पर, प्लेटफॉर्म्स पर छा गया वो। तो ये बस शिव कार्य था, और वहीं से ये संकल्प शुरू हुआ था, और आपने सबने इतना इसको प्रतिसाद दिया, इतना महत्व दिया, और वो मेरे परिचय का हिस्सा बना। मैं तो गज़लें कहता था, मेरा डिक्शन भी नहीं था, मैं जिस तरह की पोएम्स लिखता था, मुझे तो बाद में कई बार ये भी अचरज हुआ कि ये भाषा आई कहाँ से। तो चूँकि आप स्वयं शिव भक्त हैं तो आप जानती हैं कि जब भगवान श्री आशुतोष को कोई कार्य कराना होता है तो आपको भाव, भाषा, संवेदना, समझ सब दे देते हैं। आदि गुरु का आशीर्वाद हो तो कौन रोक सकता है। आदि गुरु का आशीर्वाद, जी बिल्कुल। आपसे सुनना चाहेंगे ज़रूर कुछ। अरे, उसकी शुरुआत अगर करनी है तो आप पहले बताते तो मैं ये पहन के ही नहीं चढ़ता मंच पर। वो असली में होता ये है कि आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आपकी भाषा बनती है, या यूँ कहिए कि भाषा के अनुरूप आपका व्यक्तित्व बनता है। तो यहाँ मैं एक जिक्र और करना चाहूँगा कि दशानन रावण जो परम विद्वान थे, लेकिन साथ साथ बहुत बड़े अहंकारी भी थे। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जब उनके पास भाषा आई तो वो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व लंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम, वो भाषा आई। तो उसको समझ पाना बहुत कठिन हो रहा था, और मैंने कोशिश की कि वो उसी छंद में कुछ इस तरह से बना कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब शिव क्या है? हमारी पूरी सनातन परंपरा में शिव इकलौते ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। बहुत सुंदर। आलोक अगर उनको श्रद्धा से रख दें तो आलोकेश्वर हो जाते हैं। पीपल के नीचे रख दीजिए तो पीपलेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व बुलाया, आह्वान किया तो रामेश्वरम हो गए। तो वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है।
विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहाँ सुना शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। मीनाक्षी के इष्ट हुए तो मीनाक्षी सुंदरम भी हो गए। लेकिन आलोक जी, जब आपको मुझे मालूम था कि आप कई मंचों पर सुना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल नहीं मानता, फिर से आपसे रिक्वेस्ट की कि आप सुनाइए। दिल का काम ही है कि वो ना माने। वही से फिर जो है कलम से वो निकल कर आता है जो दिलों को छूता है। जब धर्म की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, आज की तारीख में युवा जिस तरह से धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, धर्म की बात हो रही है। अभी पंकज यहाँ पर जब बात कर रहे थे तो जैसे 6 महीने का उन्होंने जिक्र किया कि 6 महीने आप लगातार लिखिए तो सही पहले। तो आज की तारीख में धर्म की तरफ जो एक झुकाव दिखाई दे रहा है आज की युवा पीढ़ी का, क्या आपको लगता है कि ये साहित्य के लिहाज से भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि धर्म पर साहित्य या उस पृष्ठभूमि पर नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से ये एक बड़ी उपजाऊ ज़मीन है जब बहुत कुछ ऐसा रचा जा सकता है जो शायद इससे पहले जिस पर उतना काम ना हुआ हो। भाई हम तो वो समाज हैं जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम भी हैं, तो कुमार संभवम भी हैं, बाकी जो हमारे शास्त्र हैं वो भी हैं, लेकिन आज क्या उसको फिर एक नए सिरे से नए प्रयोगों के साथ करने का सबसे उपजाऊ वक्त है या उपजाऊ ज़मीन है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन धर्म जो है वो मेरी नज़र में एक बहुत ही निजी मसला है। भावनाएं आहत हो जाती हैं। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि धर्म की जो व्याख्या है वो ऐसी है कि मैं आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो अक़ीदे हैं, आपकी जो भावनाएं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं, और आप मेरे जो रिलीजियस अक़ीदा जिसको मैं कहता हूं वो हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अब थोड़ा सा माहौल ये है कि यंग जनरेशन जो है वो इस तरफ आ रही है, जैमिंग हो रही है, भजन गाए जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है और बड़ी मतलब बड़ी इंस्पिरेशनल है। मैं अपने शो आलोकनामा में अक्सर सुनाता हूँ ये कहानी। स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे थे, धर्म क्यों ज़रूरी है। शायद आपको इससे उसका आंसर मिलेगा। बहुत तवील नहीं है, बहुत लंबी कहानी नहीं है, बहुत छोटी सी कहानी है। तो उन्होंने देखा कि ऐसे जैसे अलिंद और पंकज बैठे हैं सामने, इस तरह से एक बच्चा बैठा हुआ है और वो स्वामी विवेकानंद को सुन नहीं रहा है, वो कुछ ड्राइंग कर रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो देख रहे थे उसको कि सब बड़ी तन्मयता से मुझे सुन रहे हैं, ये जो बच्चा है ये सुन नहीं रहा है। तो जैसे ही स्पीच खत्म हुई स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी जी, सारा जो सुनने वाला जो वर्ग था वो स्वामी जी की तरफ आकृष्ट हुआ और स्वामी जी उस बच्चे की तरफ गए। तो उसके साथ एक व्यक्ति था जो उनकी उस बच्चे की, वो बच्चा सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, तो उसके साथ एक व्यक्ति था जो उसकी भाव भंगिमाओं को परिभाषित करता था। तो स्वामी जी ने जैसे ही उसके सर पे हाथ रखा तो उसने वो ड्राइंग जो कर रहा था वो स्वामी जी की तरफ मोड़ दी। उस ड्राइंग में माइक था, स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी विवेकानंद से 10 गुनी बड़ी पीछे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तस्वीर थी। ये वो दौर था जब इस तरह का बैकग्राउंड पीछे नहीं हुआ करता था और कुछ भी नहीं था। तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि यू नो हिम, तुम इन्हें जानते हो, तुमने देखा है इनको? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा इनको। तो स्वामी जी ने कहा कि फिर तुमने ये ड्राइंग कैसे बना दी, ये चेहरा हूबहू तुमने कैसे बना दिया? आपके सवाल का जवाब आ रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि जब आप बोल रहे थे तो आपके पीछे मुझे आपसे 10 गुना बड़े आपके गुरु दिख रहे थे। धर्म ये सिखाता है, धर्म संस्कृति सिखाता है, धर्म कल्चर सिखाता है, धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। हम धर्म को जब तक तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, धर्म अपनी मूल आस्थाओं से भटक जाएगा। जब हम धर्म से जोड़ने का काम लेंगे, मुझे लगता है, और मैं तो कलमकार हूँ, मुझे तो परमपिता परमात्मा ने रचनाकार की उपाधि से नवाजा है। वो रचनाकार जो वो स्वयं है। तो जब मैं देखता हूँ कि मेरी पीढ़ी के लोग
या मेरे आगे पीछे के लोग जो रचनाकार हैं वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आहत होता हूँ कि हे परमात्मा, आप रचनाकार हैं और आपने इन्हें कलम थमाकर रचनाकार बनाया है। रचनाकार का काम होता है रचना। अगर वो तोड़ने लगे जी। तो हमारी पीढ़ी लेकिन फिर इसी के बीच में इसे विडंबना कह लीजिए, एक चुनौती कह लीजिए, लेकिन आप तो लिख रहे हैं, पर जिसे रिसीव करना है वो कितना तैयार है? और ये सवाल मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज ए राइटर, क्या चलिए आपने शिव तांडव स्तोत्र के को जब हिंदी अनुवाद के साथ रखा, वो बड़े सहर्ष स्वीकार किया गया, लेकिन अगर आज की तारीख में मानिए कुछ और आपको लिखना है, क्या आप कोई दबाव महसूस करेंगे कि हर एक शब्द, हर एक एक्सप्रेशन उस गहराई के साथ ज़रूर जाए जिसमें किसी की भावना आहत नहीं हो? एक रचनाकार के ऊपर क्या ये दबाव है? मैं बिल्कुल दबाव महसूस नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम आना चाहिए। मेरे अंदर का जो आलोक है, अगर वो पूरी ईमानदारी से बाहर आएगा तो वो किसी को आहत कर ही नहीं सकता। उसका कारण है, मैंने कहा ना आपसे कि धर्म जो है वो जोड़ना सिखाता है। तो जब भी आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं, विशुद्ध धार्मिक कार्य, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी उससे जोड़ रहे होते हैं और औरों को भी जोड़ रहे होते हैं। आपसे छुपा नहीं है, मेरे घर में बैठकें होती हैं और मेरे घर में और हमारे घर में हम लोग जब बैठते हैं, गम्मत जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कौन कौन आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, हमारी न्यूज़ मीडिया के तमाम लोग बैठते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ, वो हर मज़हब के होते हैं, हर धर्म के होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव किसी राइटर के ऊपर काम करता है। अगर कुछ दबाव है तो फिर वो राइटर नहीं है। वो राइटर अगर है, वो दबाव से रहे थे तभी तो राइटर है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगी मेरी ऑडियंस को भी, क्योंकि ये सवाल मैंने अक्सर, अभी नवाज साहब आए थे, आज मैंने उनसे भी पूछा कि जो फिल्में बन रही हैं, क्या कोई दबाव है? फॉर एग्जाम्पल, क्या पॉलिटिकल फिल्म आज की तारीख में बनाना आसान है? तो इस पर उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये मैंने कई और भी जो फिल्म की क्षेत्र से जुड़े लोग हैं या साहित्यकार हैं, तो अक्सर लोग इसका जवाब कहते हैं कि हाँ, एक दबाव महसूस करते हैं। बट ऑन कॉन्ट्रेरी, आज आपसे मुझे एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा अलग जवाब मिला कि अगर मैं अपने भीतर पूरे विश्वास और सच्चाई के साथ लिख रहा हूँ, मुझे भरोसा है अपनी लेखनी पर, तो मुझे पता है मैं भावनाएं आहत नहीं कर सकता हूँ। ये इनफैक्ट ये इकलौता ऐसा जवाब है जो मैंने किसी रचनाकार से सुना है अभी तक। मैं जितने साहित्य के कार्यक्रम कर चुकी हूँ उनमें से। तो आप ये इसको कट करके मुझे भी भेज दीजिए, मैं भी ट्वीट पर शेयर कर लूँगा। दरअसल देखिए, बड़ा सिंपल सा है ये कि अगर आप राइटर हैं तो आप राइट ही हैं, आप राइटर ही तभी हैं। मैं राइट विंग या लेफ्ट विंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब तक राइट नहीं हैं, आप राइटर ही नहीं हैं। मैं तो ये मानता हूँ। अगर आप कहीं ना कहीं लेफ्ट वालों को पसंद नहीं आएगी आपकी बात। हाँ, आप देखिए, राइटर लेफ्ट या राइट का नहीं होता है। लेफ्ट या राइट को राइटर की तरह होना चाहिए। आपने यहाँ पीछे दिनकर जी लगा रखे हैं, हाँ, महादेवी वर्मा मैंने देखा अंदर कहीं, साहिर भी थे। ये लोग क्या थे? राइटर का अपना एक स्टैंड होता है। मुझे याद है हम लोग जब थे साथ में, तो मैंने एक गज़ल कही थी, और हिंदी की गज़ल थी, और वो न्यूज़ देखते देखते मैंने कही थी, और उसमें पूरा सिनेरियो है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स का, लेकिन कहीं आप को पता नहीं चलेगा। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। तो होता ये है दरअसल कि जिस वक्त आपका कलम और आपके कलम का कमर झुक जाता है, उस समय आपको ये लगता है कि अब दबाव है। मुझे कभी नहीं लगा। मुझे शिव तांडव स्तोत्रम, मैं बहुत विद्वान नहीं कहूँगा, बहुत विद्यावान लोगों से परामर्श कर रहा था। रुद्राष्टकम जब मैंने अनुवादित किया, राम मंदिर प्रतिष्ठा के जितने गीत मैंने बनाए सारे सोनू भाई ने गाया, कैलाश जी ने गाए, कैलाश खेर जी ने, शंकर महादेवन जी ने गाए। ये सारे गीत लिखते हुए मैं कभी ट्रोल नहीं हुआ। मैं ट्रोल ही नहीं, आज तक मुझे याद नहीं कि मैं कभी ट्रोल हुआ हूँ या किसी ने मुझे राइट विंग का या लेफ्ट विंग का कहा हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ जो कहीं न कहीं किसी पैमाने पर अब्दुल भाई कर रहे हैं, इस्माइल कर रहा है। तो अगर आप अपना काम राइट कर रहे हैं, और ये मुल्क जो है ना,
इस मुल्क की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हम लोग अभी महाकुंभ करके आए हैं। गंगा है और जमुना है, दोनों दिखती हैं धाराएं, लेकिन उनके अंतस में, उनके तट में, उनके तल में एक और है धारा, वो सरस्वती है। और जब भी आप गंगा और जमुना को छेड़ेंगे, सरस्वती का जल ऊपर आएगा और शुद्ध कर देगा वातावरण को। इस मुल्क का जो डीएनए है वो ये है। इस मुल्क के डीएनए को आप जब भी छेड़ेंगे और धर्म को जब भी टूल बनाएंगे तो वो रिएक्ट करेगा। धर्म से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शुरुआत में मैंने मौलिक रचनाओं की बात की। अब हम एक ऐसे वक्त में बैठे हैं जहां पर आज का सबसे बड़ा टूल तो सोशल मीडिया भी है। आपने कहा धर्म को टूल ना बनाए, लेकिन सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है आज की तारीख में। अपनी दोनों एस्पेक्ट्स हैं, एक मंच है हर किसी के पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और वही फिर जब ट्रोलिंग की तरफ बढ़ जाता है तो फिल्में बैन हो जाती हैं, थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कितना मौलिक बचा है, ये एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। और दूसरा इसलिए भी जो रील कल्चर ये आ गया है, रील के पीछे का रियल छिप गया है या दब गया है या दब सकता है? इसके लिए भी मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताना चाहूँगा। मैंने राइटिंग शुरू की थी अर्ली 90s में। पहला मुशायरा शायद 1993 में पढ़ा था कैफ़ी साहब की सदारत में और बशीर बद्र साहब की निज़ामत में। उस वक्त हिंदी उर्दू के जो रसाइल थे, जो रिसाले थे, उनमें हम अपनी रचनाएं भेजते थे। और विदिशा, मेरा जो होम टाउन है भोपाल, वहाँ तो हंस एक मैगज़ीन आती है हिंदी की, इनकलाब उर्दू में आता था। तो हम बड़े अच्छे अच्छे सजा कर जो है अपनी रचनाएं उसमें भेजते थे। 15, 20, 25 दिन में मिलती थी। फिर कभी 1.5-2 महीने बाद राजेंद्र यादव जी की चिट्ठी आती थी कि आलोक, तुम्हारी कविता, तुम्हारी गज़ल, मुझे हैंडराइटिंग तो पसंद आई है पर गज़ल पसंद नहीं आई। तो वो जो रिजेक्शन था वो हमें परिष्कृत करता था। हम सोचते थे कि हम ऐसा क्या लिखें जो राजेंद्र यादव जैसी शख्सियत को पसंद आए। हम सोचते थे हम ऐसा क्या लिखें कि हम हंस में छपें, हम इनकलाब में छपें, हम उर्दू हिंदी के रसाइल में छपें। ये जो प्रोसेस है राइटिंग का, ये प्रोसेस रियल प्रोसेस। साहित्य जो है वो शास्त्रीय संगीत की तरह है, जिसमें आप जितना रियाज करेंगे उतना तपेंगे। जितना आप इसमें अपने आप को वॉच करेंगे, अपने लिखे को पढ़ेंगे, उतना आप इसमें परिष्कृत होंगे। अब क्या हो रहा है? अब रियल लाइफ जो है वो तो पीछे हट गई है और रियल लाइफ आगे आ गई है कि वॉशरूम में नहाते हुए, शावर लेते हुए एक पोएम कही और उसका बढ़िया अच्छे से, ये मेरी तरह नहीं काला पीला सा चेहरा, बढ़िया। मैं तो देखता हूँ कई सोशल मीडिया, ये पंकज वंकज तो चलो नेचुरल है, इसकी तो आवाज़ ही पहचान है। हाँ, तो अब उसमें वक्त क्या हो गया कि उसकी एज नहीं रह गई है, उसकी आयु नहीं रह गई है। आप रियल लाइफ में घुसकर मिलियंस में व्यूज़ तो ला सकते हैं, पर आप अपने पीछे कोई विरासत छोड़ के नहीं जा सकते। आप अपने पीछे अपनी कोई किताब छोड़ कर नहीं जा सकते। आप साहित्य अकेडमी का अवार्ड छोड़ कर नहीं जा सकते। आप अपनी कोई तारीख छोड़ कर नहीं जा सकते। आप व्यूज़ ला सकते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में वही अंतर है जो मेरी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में है। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे नामौजू शेर जिनका अलिफ बे ते बहरें वहरें सब दाएं बाएं हैं। एक पटना जा रही है तो एक पटियाला जा रही है मिसरा, लेकिन साहब उस पर व्यूज़ देखिए तो 5 मिलियंस हैं। और एक और चीज़ नई आई है इन सब में, वो ज़रूर मैं नोटिस करूँगा। वो एक हाथ हिला हिला के जो पोएम होती है, मतलब वो माइक। ये किस तरह की पोएम है? हाँ, वो एक है अजीब व तरीब। मेरे ख्याल से ये जेंजीस शायद यहाँ बैठे हैं, ये जानते होंगे। वो माइक पे खड़े हो जाते हैं लड़के और लड़कियाँ और बड़े लंबे लंबे संवाद वाली। मैं रैप स्टाइल की बात हो रही है, रैप की बात हो रही है क्या? स्लैम पोएट्री। हाँ, मुझे घर चल के उसका मतलब बताना। हाँ, फ्री स्टाइल पोएट्री। अब क्या है कि अगर आप उनसे, अच्छा वो रो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता। मैं उसको 5 बार देख गया कि मुझे एक तो अश्क मुझे नवाज दे, मेरी आंखों से आकर दस्तक दे, कहीं होता नहीं। तो मुझे ये लगता है कि बेसन की सौंधी रोटी पर हम वो सुनकर बड़े हुए हैं, खट्टी चटनी जैसी माँ,
याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। निदा फाजली। या बशीर बद्र, कोई सुना दीजिए। फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गज़ल का लहजा नया नया न कहा हुआ न सुना हुआ। तो ये परवरिश का फ़र्क है। जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर साहब, तो बेसिकली अपब्रिंगिंग का फ़र्क है और अब ये टूल है। लेकिन मैं इसका एक उजला पक्ष ये देखता हूँ कि जब लोग इसमें स्टार बन जाते हैं तो आप कई बार आप देखेंगे कि वो उसी टाइम फ्रेम में पहचान में आते हैं। आप अगर उनको ऐसे लाइव देख लेंगे तो आप पहचानेंगे नहीं, बगल से निकल जाएंगे एयरपोर्ट पे, वो आपको पहचान नहीं पाएंगे आप उनको। तो वो एक चीज़ है, इसको इस फ़र्क को समझना होगा कि जब आप जा रहे हैं तो आप क्या देकर जा रहे हैं। आपने कॉन्वर्सेशन शुरू किया मुझसे, ये ख़ुद कलामी नहीं है, आत्म प्रशंसा जिसको कहते हैं, लेकिन आपने कॉन्वर्सेशन जब शुरू किया तो आपने मेरी एक रचना से शुरू किया, ना कि मेरी लोकप्रियता से शुरू किया। आपने कहा कि आपने हिंदी शिव तांडव स्तोत्रम का जिस तरह भावानुवाद किया है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा असासा है, मेरा हासिल है, मेरी विरासत है कि मैं चला भी जाऊं तो आप वो शिव तांडव स्तोत्रम सुनते रहेंगे। बात करेंगे सोशल मीडिया की जब बात होगी, भावनाओं को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, आज के दौर में क्या लिखा जा रहा है, या बहुत से युवा कवि हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कविताओं में प्रेम कितना बचा है, मोहब्बत कितनी बची है, मोहब्बत की कशिश, उसकी गहराई कितनी बची है, वो एक्सप्रेशन कितना बचा है? मोहब्बत अब एक्सप्रेस बहुत होने लगी इसलिए बची नहीं है। मुझे याद है जावेद जी पिछले क्रिएटर्स मंच पर थे, और शायद उन्होंने कुछ मैं और हमारा और उनका सेशन आगे पीछे ही था शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, मोहब्बत देखिए क्या है, मोहब्बत जो है वो खुलेपन का नाम तो है ही नहीं। मोहब्बत जितनी बुर्के में होगी उतनी खूबसूरत लगेगी। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस ये आपकी नज़र, बस तुझे उस नज़र से देखा है, बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। थैंक यू। और मोहब्बत क्या थी और क्या है कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मोहब्बत का जो एसेंस है वो ये है कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर ना लगे। तो मोहब्बत अगर बयान कर दी गई, मोहब्बत अगर बता दी गई, तो मुझे लगता है कि उसकी जो खुशबू, और अब तो सुबह किसी और को बताते हैं, दोपहर में किसी और को इज़हार होता है, और शाम होते होने तक जो जेनजी की तीसरी जनरेशन है वो उसको एक्सप्रेशन चला जाता है। तो ये मामला तो अब अच्छा, एक बार ज़रा माइक, यहाँ पंकज बैठे हैं, अभी पंकज के पास पहुँचाइएगा। आलोक जी, अभी क्योंकि जब मैंने जैसे ही अभी जावेद जी का जिक्र किया, मुझे उनकी एक बात याद आई थी पिछले ही क्रिएटर्स मंच से। तो मोहब्बत पर ही वो बात कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि मोहब्बत इंतज़ार में है। मैंने कहा ना, जब तक आपका ख़त अगर पहुँच ही गया और वहाँ से ख़त का जवाब आ गया, तो फिर क्या मोहब्बत हुई? वो इस इंतज़ार में कि ख़त आएगा नहीं आएगा। अगर आपने मोहब्बत को एक्सप्रेस कर दिया, मैंने वही बात कही, ही इज़ वन ऑफ माई मेंटोर। मैंने बहुत लंबे मुशायरे और साहित्यिक सफ़र किए हैं। 2 महीने हम लोग अमेरिका में साथ में थे, जावेद साहब और मैं। और एक्चुअली मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो नई किताब है आसान, उसका पेश लफ्ज़ जो है वो जावेद साहब का, और नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, आसान। तो बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और ये बात मैंने उन्हीं के उसमें साये में कही कि एक्सप्रेशन अगर आपने दे दिया तो फिर तो हो गया मोहब्बत का इंतज़ार में। हाँ। अलग बात है। मोहब्बत को मैं सिर्फ यहाँ शेर व शायरी और एक्सप्रेशन तक ही सीमित नहीं करूँगी। ये रिश्तों की बात जब हो रही है, और रिश्तों को लेकर हम रोज़ खबरें देख रहे हैं कि रिश्तों के मामले में क्या हो रहा है, कहाँ कैसे अपराध घट रहे हैं, और समाज में भी परत दर परत जिस तरह की परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं,
तो उन्हीं को लेकर ये बात थी कि सोशल मीडिया क्या उसमें एक रोल प्ले करता है कि आपके पास एक ताकत है, उस ताकत के ज़रिए आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, दिशाहीन क्या हो जाते हैं, तो वो सवाल था। और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपकी नज़र में मोहब्बत की गहराई क्या है। लेकिन पंकज, आपके पास माइक पहुंचाया इसलिए कि आज के दौर में जब जो लिखा जा रहा है, या आप लोग जैसे अपनी कोई पोइट्री शेयर करते हैं या कुछ नया लिख रहे होते हैं, स्पेशली अगर मोहब्बत में लिखना है या इश्क में लिखना है, प्रेम में लिखना है, तो उस समय आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है कि क्या मेरे शब्दों में होना चाहिए? तुम तो सवाल मत पूछो, बस बोल दो। मैं हूँ तो वैसे इस नई पीढ़ी का, पर मेरी रूह जो है वो पुरानी पीढ़ी में ही अटकी हुई है। तो मेरा तो ये है कि अगर किसी से हो गई मोहब्बत तो बस हो गई। और बस वो सर जो आपने बात कही ख़तों वाली, वो ख़त मैंने भी लिखे हैं और अब तक मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। कभी मौका लगा तो किसी किताब में ज़रूर छापूंगा उनको, नहीं तो वो भी अपने तक ही रखूँगा। तो मैं पुराने वाला हूँ दिल से। तो जो आप कह रहे हैं शेर व शायरी पढ़ने वाला, मैं उसी तरह का इंसान हूँ। मैं अपने आप को लेखक कभी मानता भी नहीं, लेकिन जब लिखते हैं तो ख्याल होते हैं अपने ही। जो मैं लिखता भी वैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ बातें करता हूँ और मुझे बातें करना अच्छा लगता है। लोग उसे सुन लेते हैं, ये मेरी खुशनसीबी है और मेरा सौभाग्य है। तो उस किताब में फूल है या नहीं है? सूखा फूल है? हाँ, अभी ताज़ा रखा फूल है? फूल कैसा सूखा ही है और वो बरसों का इंतज़ार है। क्या देखिए, फिर इंतज़ार की बात वही निकल कर आई है। हाँ, तो मैं और ये एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उस प्लेटफॉर्म के अग्रज की आप बात कर चुकी हैं, जावेद अख्तर साहब की। तो बिल्कुल हम उसी प्लेटफॉर्म। अरे वाह, क्या खूबसूरत खाका खींचा है आपने। लेकिन मतलब अद्भुत है ये। और मुझे लगता है यही शायद साहित्य और रचनाओं की खूबसूरती भी है कि गंगा जी कहाँ से बहकर आ रही हैं, उस उद्गम पर अगर आपका ध्यान है तो आपके शब्द कभी हल्के नहीं हो सकते। मैं तो इस बात को हमेशा मानकर चलती हूँ। मैंने आपको जो विवेकानंद जी की कहानी सुनाई वो वही है कि आपकी तहजीब बोलती है। वो एक किसी शायर का शेर है, मुझे याद नहीं है कि शायर का नाम याद नहीं है, कि ज़बाने तिफ़्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, ज़बाने तिफ़्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, अदब शऊर सलीक़े घरों से मिलते हैं। या असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, असर बुज़ुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। बहुत ही खूब। और आज के हमारे कार्यक्रम की एक टैगलाइन है, सब संभव है। अब आलोक जी की कलम से अभी फौरन कुछ निकले तो बहुत अच्छा, या कोई भी एक एक्सप्रेशन जो आप इसे देना चाहें, सब संभव है, यूथ के लिए एक मैसेज भी हो जाए। मैं अपनी पत्रकार साथी जो यहाँ बैठी हुई हैं और इनकी भाषा और इनकी बात करने की और इनकी साहित्यिक संवेदना से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हूँ, इम्प्रेस हूँ। तो सब संभव है, तो मैं आप ही के लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। ओहो, तो क्या बात है। मैं बस यही कहूँगा आपके मंच पर, और अगले बरस आप ज़रूर बुला लीजिएगा। ये मैं आपसे सार्वजनिक रूप से कह के इसलिए जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी आपने सेशन किया था, बहुत खूबसूरत सेशन था, इस बरस भी बुला लिया। अब अगले बरस आप इसलिए बुला लीजिए कि मेरी हैट्रिक हो जाए। बुकिंग अभी से हो चुकी है, डन। साथ बैठे होंगे, फिर से बात होगी। लेकिन जाने से पहले आलोकनामा से। आलोकनामा बेसिकली मैंने जो इन दिनों हिंदी कविता के मंच पर और बहुत हद तक हमारे मुशायरे तो अब तक महफूज हैं, वो एक ऐसी लकीर है जो मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। करीब 25-30 उसके शोज़ हो चुके हैं। हाँ, तो बाहर शोज़ हो चुके हैं जी जी, इंग्लैंड में भी मैंने 3-4। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वो ये है कि बहुत दिनों से मैं ये गौर कर रहा था, सहाफ़ी के नाते, पत्रकार के नाते, पोएट के नाते और एक साहित्य के स्टूडेंट के नाते, कि जो मंचों पर हो रहा है वो कविता के अतिरिक्त सब कुछ हो रहा है। वो राजनीतिक टिप्पणियाँ हो रही हैं, वो सतही लतीफ़े हो रहे हैं, और बहुत सारे जो सुनाम धन्य लोग हैं वो उसको बहुत ही ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो हर पीढ़ी को ये एक अधिकार होता है कि वो जो यात्रा करती हुई आई है, उस यात्रा का जो जिसको कहते हैं गुरु दक्षिणा, समय
आपका गुरु है, वो आपको कुछ अगर दे रहा है तो आप उसको दक्षिणा क्या दे रहे हैं। तो मैंने ये शो प्लान किया था और वंस अगेन हम पिछले लास्ट ईयर कोई 2-3 बरस पहले जावेद साहब और मैं अमेरिका के मुशायरों के सफ़र पे थे, तो वहाँ ये थॉट आया कि कोई ऐसा हो कि हर कविता की एक कहानी होती है, कोई कविता ऐसे ही कहाँ होती है। तो जो भी गज़लें जगजीत जी ने गाई हैं, पंकज उदास साहब ने गाई हैं या बच्चन साहब ने पढ़ी हैं कविताएं, उनकी सबकी एक स्टोरी जो है वो स्टोरी बोर्ड उसका बना के आपके साथ काम करते करते इतनी दक्षता आ गई, तो उसका एक पूरा एक इंस्पिरेशनल शो है। अब चूंकि आपने मुझे दोस्त के नाते बुला लिया तो इस बार आपसे मैं पारिश्रमिक तो नहीं ले पाया, अगली बार पारिश्रमिक लेकर और फिर एनडीटीवी के मंच पर आलोकनामा पेश किया जाएगा। वो 1.5 घंटे का शो है जिसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उनका एक बहुत मशहूर उपन्यास है मारे गए गुलफाम, जिस पर शैलेंद्र जी ने फिल्म बनाई थी तीसरी कसम। तो उसमें एक पात्र है हीरामन, तो हीरामन के परसेप्शन से पूरी स्टोरी चलती है और कभी मौका लगेगा तो आप सबके बीच पेश करूँगा। तो बस ऐसे ही सोचा कि मैं अपनी तरफ से कविता के मंचों को कितना शुद्ध कर सकता हूँ, उसकी एक पहल है। इन दिनों कुछ नया लिखा आपने अभी आज, क्योंकि क्रिएटर्स मंच सबसे नया तो आपके साथ ये बैठकी है, इससे नया तो कुछ है नहीं। और अगर हाँ एक इजाज़त आप दें कि रुद्राष्टकम के कुछ श्लोक मैं पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी अद्भुत संयोग है कि बात शुरू जो है हाँ वो बाबा से हुई थी और विराम होते होते फिर वहीं आ गए, फिर वहीं पे शुरू कर रहा हूँ। तो आज्ञा है? नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कवि लोग करवाएंगे अभी आपसे। तालियां। एक जैसे मैंने अपने कॉन्वर्सेशन में कहा था कि व्यक्ति की जो स्वभाव होता है उसकी भाषा से पता चलता है। तो जब दशानन रावण को देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना था तो उनके पास छंद क्या आया कि जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, एकदम अहंकार से भरा हुआ, ओज से भरा हुआ। लेकिन वहीं जब गोस्वामी तुलसीदास जी शिव से संवाद करते हैं तो उनके पास छंद आता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। तो यहाँ भी वही कठिनाई पेश आ रही थी कि हमारी नई पीढ़ी जो है उस तक ये संवाद, उस तक ये बहुत ही अद्भुत स्तुति और परमात्मा शिव जो हैं उनसे संवाद की एक रचना है ये। तो इसे मैंने कुछ इसी छंद में करने की कोशिश की है। हे ईशानवासी, हे मुक्ति प्रदाता, हे संपूर्ण ब्रह्मांड नायक विधाता, रसातल धरा नभ के आलोक दाता, महादेव शंभो, हे जीवन प्रदाता, भजे हम तुम्ही को विधाता, भजे हम तुम्ही को विधाता। परे हो निराकार आकार से तुम, परे हो निराधार विस्तार से तुम, हो कैलाशवासी महाकाल तुम ही, महाकाल तिरकाल विकराल तुम ही तारकेश्वर, तुम ही मुक्तिदाता, भजे हम तुम ही को विधाता, भजे हम तुम ही को विधाता। हिमालय के जैसी है काया तुम्हारी, कई कामदेवों सी माया तुम्हारी, जटाओं से होती है गंगा सुशोभित, सजे भाल पे बाल चंदा सुशोभित, गले से भुजंगों का है नित्य नाता, भजे हम तुम ही को विधाता, भजे हम तुम ही को विधाता। तुम ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम ही हो कला कल्प कल्याणकारी, तुम ही सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद तुम हो, तुम ही मोहनाशक, तुम ही काम शत्रु, तुम ही दुर्विनाशक, तुम्हारी शरण में अहम मुक्ति पाता, भजे हम तुम ही को विधाता, भजे हम तुम ही को विधाता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर समर्पण का जो भाव इसमें था जी। और वो हिंदी के शब्दों में उस अनुवाद में भी वो बना रहा, ये देखना बहुत ही सुखद है। ये मुझे लगता है कि ये आप इसमें निमित्त होते हैं। आपके पास कोई भाषा नहीं है, आप इतने योग्य नहीं हैं कि आप उसकी स्तुति कर सकें, उस परमपिता परमात्मा के लिए कुछ कर सकें। ये सिर्फ एक कनेक्शन है। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, वो साक्षी हैं इसकी कि जब ये होता था, चाहे वो शिव तांडव स्तोत्रम हो,
चाहे रुद्राष्टकम हो, तो एक अलग ही लेवल होता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरा डिक्शन रहा नहीं है। मैं गज़लें कहता था, मेरी पूरी जो ज़बान थी वो हिंदुस्तानी ज़बान थी, उसमें हिंदी भी थी, उर्दू भी थी। लेकिन अचानक से ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ तो मुझे लगा कि ये कोई काम ऐसा है जो अब मुझे करना है और इस दिशा में बढ़ना है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आलोक जी आपको आगे के लिए भी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो समय जिस आपकी संगत में बीता, ये अद्भुत रहा, सुखद रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस संवाद के लिए आलोक जी का धन्यवाद करेंगे। जी, माइक पहुंचाइएगा ज़रा प्लीज़। रंजना है क्या वहाँ पर? हेलो हेलो, अब आ रही है? तो मेरा नाम रक्षित कपूर है और मैं एक कवि हूँ और मैं 14 साल की उम्र से लिखता आया हूँ। तो मुझे एक प्रश्न ये था कि जब आप एक पैशन को फॉलो कर रहे हैं और पूरी डेडिकेटेड उस ओर हैं और लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपके बरक्स ऐसे सवाल आते हैं, जैसे आपने कहा कि आजकल की कविता, नई कविता हल्के फुल्के लतीफ़ों में भी चलती है, राजनीतिक टिप्पणियाँ हैं उसमें और चीज़ें उसके साथ चलती आ रही हैं। तो ऐसे हम अगर मतलब ऐसा शब्द यूज़ तो नहीं करना चाहिए, पर अगर कंटैमिनेटेड पोइट्री अगर बन रही है कहीं कुछ गलत दिशा में और आप उससे बचना चाह रहे हैं, तो एक मतलब एक राइटर के लिए उसकी क्या भूमिका है और उसके बरक्स जो समाज में उसकी एक लोकप्रियता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि आपके जो एक नाजुक कविता है, जो हिंदी कविता है या हिंदुस्तानी कविता है, तो वो अब अगर अपने मौलिक शब्दों को यूज़ करती है या ऐसे शब्द जो आज शायद उतने लोकप्रिय एक सेक्ट के लिए ही हों, तो उसको आगे कैसे एक मुकाम तक पहुंचाया जाए कि उसका हिंदी का भी बड़ा नाम हो और आप उसके निमित्त भी बन पाए? मैं आपको वही विचार दूंगा जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे दिया कि 95% पढ़िए और 5% गढ़िए। तो जैसे ही आप 95% पढ़ने लगेंगे, आपको आपके पूर्वजों ने, आपके सीनियर्स ने क्या कहा है, आपके कंटेम्परेरी क्या कह रहे हैं। लिटरेचर एक बहुत, मैंने जैसा जिक्र किया कि साहित्य जो है वो शास्त्रीय संगीत है, वो आधुनिक संगीत नहीं है कि जिसमें आप जैज़ भी मिला दें, जिसमें आप वेस्टर्न म्यूज़िक भी मिला दें। साहित्य एक उपासना मांगता है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से उठकर यहाँ तक आता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसकी एक यात्रा है और उस यात्रा की जो पारिश्रमिक है, जो फीस है, वो आपको चुकानी पड़ेगी जब तक आपका सा ठीक नहीं लगेगा। और आप देखिए बड़े बड़े जो संगीतज्ञ हुए, हम लोग जब बैठते हैं तो बड़े से बड़े पद्म भूषण पद्म विभूषण कान पकड़ के कहते हैं कि आज हमारा सा अच्छा लग जाए। तो ये साधना का सा है। साहित्य जो है वो साधना की कला है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ गढ़ेंगे, तो आप वो गढ़ रहे होंगे जो शायद गढ़ा जा चुका होगा और आगे नहीं पढ़ा जाएगा। आज कितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने अभी कॉन्वर्सेशन में दिए कि आप किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। देखना एक अलग चीज़ है, उसको याद रखना एक अलग चीज़ है। तो अगर आप दिख रहे हैं, लोकप्रिय हैं और आपका पैमाना बड़ा है, मैं भी दिख रहा हूँ, लोकप्रिय हूँ, लेकिन मैं पीछे अपने क्या छोड़कर जा रहा हूँ? क्या मैं कोई किताब छोड़कर जा रहा हूँ जो आप जैसे किसी यंगस्टर के काम आएगी, या मैं कोई एक ऐसा थॉट छोड़कर जा रहा हूँ जो आपके किसी काम आ सके? तो मुझे लगता है कि वो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसे अभी नवाज़ भाई का जिक्र हुआ, जो कह करके आपको अपने आप को समझना होगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बस यही बातचीत का सार है, इसे आप रखिए। इसी के साथ आलोक जी बहुत धन्यवाद बहुत आपका शुक्रिया आज आपका, मंच पर आने बहुत- के लिए। थैंक यू वेरी मच।